उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई व मड़ाई, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। काठक संहिता में चौबीस बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उस समय हल लोहे के फाल के बनते होंगे, क्योंकि अधिक बैलों की आवश्यकता उसमें ही रही होगी। वाजस्नेयी संहिता में विभिन्न प्रकार के धान्य, जिनमें गेहूं, जौ, चावल, उड़द, मूंग, तिल आदि थे, उनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वाजस्नेयी संहिता में ही फसली वर्ष, फसली मौसम की भी जानकारी प्राप्त होती है कि कब क्या बोना चाहिए, किस मौसम में कौन सी फसल उगेगी। इसके अलावा अथर्ववेद में सिंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें वर्णाकूप, अथर्ववेद में वर्णाकूप की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे सिंचाई होती है। इसके अलावा नहरों से सिंचाई भी प्रचलन में थी। करीस यानी कि पशुओं के गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, जिसे करीस कहा जाता था। इस समय प्राकृतिक आपदाएं भी आती थी, जैसे अनावृष्टि, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि। ये भी किसानों को परेशान करती थी या बर्बाद करती थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र में अधिक ओलावृष्टि के कारण लोगों को अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार उस समय सभी तरह की परेशानी किसानों को हमेशा की तरह झेलनी पड़ती थी। इसके अलावा पशुपालन भी आर्यों का इस समय भी प्रिय पेशा था, जिसमें गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, हाथी, सूअर आदि को पाला जाता था। इसमें गाय का महत्व धार्मिक था, और यज्ञ के अलावा यदि कोई गाय की हत्या करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। घोड़ा उनके लिए युद्ध के लिए महत्वपूर्ण पशु था। घोड़ा जिसके द्वारा वो लोग युद्ध जीतते थे। गाय से ही संपत्ति की गणना की जाती थी, इसलिए इसका और अधिक महत्व। बैलों से कृषि की जाती थी, गाय का दूध निकाला जाता था। भेड़, बकरी मांस और ऊन के लिए पाली जाती थी। हाथी का पालना भी प्रारंभ ही हुआ था।
इस प्रकार उस समय पशुपालन का विशेष महत्व। प्रत्येक गांव में चरागाह थे जिनमें पशुओं को चराया जाता था। व्यवसाय। अब व्यवसाय की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, जैसे चर्मकार, कुंभकार, स्वर्णकार, कांस्यकार, कपड़े बुनने वाले, चमड़े का काम करने वाले, धनुष बनाने वाले, लोहार, तक्षा जो पहले से चला था। इसके अलावा पेशों में भी विशेषज्ञता बढ़ती जा रही थी, यानी कि यदि धनुष कोई व्यक्ति बना रहा है तो उसकी डोर, कमान अन्य व्यक्ति बना रहा है। तो इस तरह से व्यवसाय की संख्या और बढ़ती जा रही थी। इस समय धातुओं का के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि कृष्ण अयस्क या लौह अयस्क। अयस्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे व्यवसाय की संख्या और बढ़ गई और विभिन्न प्रकार के औजार और उपकरण बनाए जाने लगे। और कृष्ण अयस्क यानी कि लोहे का प्रयोग पहले तो युद्ध अस्त्रों के लिए हुआ और बाद में कृषि के लिए लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। लोहे के प्रयोग से उत्तर वैदिक काल के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। एक तो युद्धास्त्रों के से वे बड़े बड़े राज्य स्थापित करने लगे, साम्राज्य स्थापित करने लगे। दूसरे, लोहे से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति हुई और वे लोग अतिरिक्त उत्पादन करने लगे जो नगरीय सभ्यता के लिए आवश्यक था। इसीलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि भारत में द्वितीय नगरीकरण की अवस्था हमें दिखाई देती है। इस समय व्यापार भी प्रगति पर था। एक किरात वर्ग के लोग थे, किरात। ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पर्वत के ऊंचे स्थलों से जड़ी बूटियां व अन्य पदार्थ लाकर निचले स्थानों पर लोगों से अदला बदली के द्वारा सामान प्राप्त करते थे, जिनमें चटाइयां, चमड़े की वस्तुएं, कपड़े आदि होते थे। पशु का ये लोग आदान प्रदान नहीं करते थे। उस समय हमें श्रेष्ठिन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद में श्रेष्ठिन जो श्रेणी का प्रमुख होता था, यानी कि व्यापारिक श्रेणी जो होती थी उसका प्रमुख श्रेष्ठिन कहलाता था। प्रमुख गिल्ड व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, तो ये उस समय स्थापित हो चुकी थी, जो उस समय के बढ़ते हुए व्यापार के बारे में हमें दिखाई देता है। रुपया उधार देना यानी कि धन उधार देने को कुशीद कहा गया है। कुशीद। और जो लोग धन उधार देते थे देने वाले को कुशीदन कहा गया है। इस प्रकार धन उधार लेकर भी व्यापार किया जाता था। उस समय सिक्कों के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय। परंतु फिर भी निष्क जो एक गले का आभूषण था उसे सिक्के के रूप में स्वीकार किया जाता था। उस समय तौल की भी मानक इकाइयां प्रचलन में आ गई थी। तौल की प्रमुख मानक इकाइयां थी निष्क, शतमान, तौल। निष्क, शतमाल,
पाद कृष्णल, रत्तिका, और गुंजा। भारतीय तौल पद्धति में कृष्णल का विशेष स्थान है। ये एक मानक इकाई थी। बाद में रत्तिका ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। आज भी देखा जाता है कि रत्तिका के बारे में अनेक उदाहरण समाज में प्रचलित हैं। तो इस प्रकार रत्तिका का उस समय महत्वपूर्ण स्थान था। व्यवसाय वंशानुगत थे। उस समय के व्यवसाय वंशानुगत थे। जो पिता करता था उसका पुत्र वही व्यवसाय करता था। व्यवसाय परिवर्तन असंभव था। परिवर्तन, ये व्यवसाय का परिवर्तन नहीं हो सकता था, क्योंकि जाति व्यवस्था ने अपना रूप ले लिया था। जातियां व्यवसाय के आधार पर बन गई थी। इसलिए व्यवसाय वही लोग करते थे जो पहले से परंपरागत रूप से करते आ रहे थे। अनेक जातियों ने व्यवसाय के ऊपर, जैसे कि चर्मकार थे, चमार बन गए थे, कुंभकार कुम्हार बन गए थे, स्वर्णकार सुनार बन गए थे। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था और व्यवसाय एक दूसरे से जुड़ गए और उसी आधार पर विकसित हुए। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं मृत भांडों के रूप में, उनके बारे में जानकारी देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में काले व लाल भांड, ये भांड होते हैं बर्तन, यानी कि उस समय के लोग जो बर्तनों का प्रयोग करते थे उनकी ये पहचान है। काले भांड, चित्रित धूसर, चित्रित धूसर। उत्तर वैदिक काल में जिन स्थानों की खुदाई हुई है, जहां पर यह माना जाता था कि ये लोग भौगोलिक रूप से रहते थे, वहां पर ये चित्रित ये मृत भांड प्राप्त हुए हैं। तो उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए गए मृत भांड काले व लाल मृत भांड, काले मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड थे। उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का प्रचलन हुआ, बाद में वही विकसित रूप लेती चली गई।